कितना सक्सेसफुल मानते हैं एज अ विधायक के रूप में खरसिया विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हो पाया, कितना अपने आप से आप सेटिस्फाइड हैं? जिस तरह से डीएमएफ के फंड को आदिवासी क्षेत्रों में रोक दिया गया, चाहे धर्मजयगढ़ हो, चाहे लैलूंगा हो, चाहे खरसिया हो, इसमें डीएमएफ का फंड नहीं दिया जा रहा है। ये तो हो गई सर आपके क्षेत्र की बात। अगर हम आपसे ये पूछें कि राज्य में जो सरकार है बीजेपी की, ये जो 20 महीना उसको किस प्रकार से देख रहे हैं आप? सरकार का काम तो सही नहीं चला है 20 महीने में, क्योंकि 20 महीने में बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई। जब ये लोग विपक्ष में थे तो कुछ भी बोल रहे थे। इसीलिए शायद लगभग 16,000 से ज़्यादा एनएचएम कर्मचारी एक साथ इस्तीफा दिए हैं। हाँ, मतलब क्योंकि आप विपक्ष में थे तो आपने बिना सोचे समझे राज्य का बजट का क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये बिना सोचे समझे सारी बातें कह दी। कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर उनको छोड़ दिया जाए तो कर्मापल्ली हो गया, पुटकापुरी हो गया, फिर घुघावा, सेमरा, पुसा। देखो मैं एक बताता हूँ आपको, वो पिछले 2 साल से उसका फंडिंग रोक दिया गया है, ठेकेदार भाग गया है। ये शिकायत बहुत विधायकों का ऐसा है जो कांग्रेस के समय जो सेंक्शन हो चुका था, पास हो चुका था, उसको भी इस बार उसको रोक दिया जा रहा है। मैं तो बिल्कुल इस बात को आपके मीडिया के सामने बोलूँगा कि जो भी अनियमितता हो रही है उस सब की जांच कराएंगे जब हमारी सरकार आएगी तो। जी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है जो गांव में बनी हुई है, कनेक्टिविटी जोड़ कर रखा है, उस पर काम करने, मरम्मत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस पर भी आपको विशेष नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जो समझा हूँ, आप जिस तरफ गए थे, ये पुटकापुरी हो गया, कौवा ताल हो गया, ये पूरा रोड उसी से प्रभावित है। कह रहे हैं किसानों को प्रोत्साहन के लिए बात करें कि जब खाद नहीं मिलेगा, जो खिलाड़ी उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो कैसे? इसीलिए तो मैं इस सरकार के 2 साल कामकाज को बहुत बुरा बोल रहा हूँ, बहुत ख़राब है। क्योंकि ना एजुकेशन में, देखिए स्वामी आत्मानंद स्कूल एक ऐसी सीढ़ी, ठीक, स्वामी आत्मानंद की बात करें सर, लगभग 2 साल होने को है, एक भी वैकेंसी निकली नहीं शिक्षक नहीं, बिल्कुल नहीं है। और जो शिक्षक की कमी को पूर्ति करने के लिए ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ कागज़ में दिखाने के लिए शिक्षकों की पूर्ति हो गई, युक्तियुक्तकरण का सहारा लिया। देखिए क्या किए हैं लोग, युक्तियुक्तकरण के साथ साथ इन्होंने सेटअप को चेंज कर दिया। एक समय में बहुत विरोध किए हैं बीजेपी के, शराबबंदी होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए, और अभी समय ये है कि धान का कटोरा शराब की प्याली के रूप में बदलता जा रहा है। आप पहली बार किसी सरकार में इस तरह से हो रहा है कि पुलिस वाले जाके पूछते हैं शराब बनाने वाले को कि तुम कांग्रेसी हो कि भाजपाई हो, कि जो समस्या है छत्तीसगढ़ उसको हम नक्सल मुक्त कर देंगे बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक मेरा विचार और है सर, जो आपको खामियाजा भुगतना पड़ा है एज अ इंडिविजुअल पर्सन, और जो कांग्रेस पार्टी को भुगतनी पड़ी है 2013 में, तो क्या कहीं ना कहीं उनको यह मिलने वाला है? अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर नक्सलिज्म को पूरी तरीके से समाप्त कर दे तो मैं भी खुश होऊंगा उससे। लेकिन फिर वहीं पे पता चलता है कि एक रसोइया को नक्सली के नाम से मार दिया गया, निर्दोष आदमी को। तो इस तरह की घटना जो होती है ना, वो दुखदाई है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग सरकार का जो 20 महीना है वो पूरा होने को है। अगर हम मान के चले कि 1-2 महीने में 2 वर्ष पूरा हो जाएगा। ऐसे में हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहाँ के जो लोकल पर्सन, जनता, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वहाँ से जो प्रतिनिधि है उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना कुछ इन जो उनका कार्यकाल रहा है 20 महीने का, उसमें वो काम कर पाए, जनता कितनी खुशी, कितनी नाराज़ है। आज हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है जी। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक हैं खरसिया से, उमेश पटेल जी। आपका बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। कितना सक्सेसफुल मानते हैं एज अ विधायक के रूप में खरसिया विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हो पाया, कितना अपने आप से आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, देखिए विधायक के तौर पर आपका काम लिमिटेड हो जाता है। जिस तरह से डीएमएफ के फंड को आदिवासी क्षेत्रों में रोक दिया गया, चाहे धर्मजयगढ़ हो, चाहे लैलूंगा हो, चाहे खरसिया हो, इसमें डीएमएफ का फंड नहीं दिया जा रहा है। CSR का काम नहीं करने के लिए बोला जा रहा है शासन के द्वारा। तो बचता सिर्फ विधायक निधि है और विधायक निधि से जो काम हो सकता है वो हो रहा है।
फिर भी बहुत सारे काम जो लोकल स्तर में है गांव के, वो सब काम हो रहे हैं। जी, ये तो हो गई सर आपके क्षेत्र की बात। अगर हम आपसे ये पूछें कि राज्य में जो सरकार है बीजेपी की, ये जो 20 महीना, उसको किस प्रकार से देख रहे हैं आप? सरकार का काम तो सही नहीं चला है 20 महीने में, क्योंकि 20 महीने में बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई। जब ये लोग विपक्ष में थे तो कुछ भी बोल रहे थे कि हम सारे संविदा कर्मचारियों को नौकरी दे देंगे, रेगुलर कर देंगे। लोग पीएससी सेंटर में जाके ये सब बात करते थे अलग अलग जगहों पे। इसीलिए शायद लगभग 16,000 से ज़्यादा एनएचएम कर्मचारी एक साथ इस्तीफा दिए हैं। हाँ, मतलब क्योंकि आप विपक्ष में थे तो आपने बिना सोचे समझे राज्य का बजट का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बिना सोचे समझे सारी बातें कह दी। और कांग्रेस का शासन उससे ख़त्म भी हुआ। लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ा। लेकिन अब जब आप सत्ता में आए हो तो ये कुछ नहीं कर पा रहे हो। दूसरा चीज़, बड़ी बड़ी बातें 2047 का विजन। अरे 2047 का विजन अगर आपका कुछ है तो वो तो सीधा 2047 नहीं होगा ना। 2025 में कुछ काम होगा, 2026 में कुछ काम होगा, 2027 में कुछ काम होगा। ये धीरे धीरे 2047 तक पहुंचेंगे। तो 25, 26, 27 का तो बताओ कि उसका क्या हुआ। स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सर, लेकिन जैसे कि अभी हम बहुत बुरी स्थिति है स्वास्थ्य की। एनएचएम की जो 16,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, संविदा कर्मचारी हैं, वो एक साथ इस्तीफा देना। जो जितने भी अस्पताल हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ की हालात अब ये है कि जो बच्चों का टीका लगना वो नहीं लग पा रहा है सर। टीका लगना नहीं, जो एनएचएम के कर्मचारी काम करते हैं, टीका लगाना, वो सारा काम अभी पूरा ठप है। और ये मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गया इनको धरना देते हुए। ज़्यादा हो गया सर, ज़्यादा हो गया। और उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो जी समस्या होगी। राज्य के ऊपर आएंगे सर, बात करते हैं आपको विधानसभा क्षेत्र की। जो हालात आज से, चूँकि आपका तीसरा टर्म है, रोड का कनेक्टिविटी और रोड का डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो कर्मापल्ली हो गया, पुटकापुरी हो गया, फिर घुघावा, सेमरा पुसा। देखो मैं एक बताता हूँ आपको। एडीबी का एक रोड पास हुआ था जो तारापुर से, सुपा से तारापुर तक ऐसे घूम के 40 किलोमीटर वो रोड बनना था। तारापुर बैरियर, हाँ, मतलब वहाँ तक आएगा वो। मतलब वो तारापुर से इधर से जुड़ के पूरा घूमते हुए सुपा उपा करते हुए 40 किलोमीटर, 40 गांव उसमें प्रभावित हो रहे हैं हमारे। बहुत बड़ा रोड है वो पिछले 2 साल से उसका फंडिंग रोक दिया गया है। ठेकेदार भाग गया है और वो आधा अधूरा काम करके भागा है। पुटकापुरी हो गया, आपका घुघुआ हो गया, आपका सेमरा हो गया, सब प्रभावित गांव है। जितने आप गांव के नाम गिना रहे हैं ना, ये सब उसी रोड से प्रभावित है। नावापारा हो गया। विधानसभा में सवाल उठाने के बाद इस पर काम में तेजी आई है? कोई तेजी नहीं आया। मैं तो प्रश्न उठाया, लेकिन वो प्रश्न चर्चा में नहीं आ पाया। 3 बार से मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, लेकिन वो तीनों बार वो प्रश्न आया नहीं। ये रोक दिए हैं उसको, सिर्फ इसलिए कि यहाँ का विधायक को लोग समझें कि ये कुछ नहीं कर रहा है। जबकि ये काम तो सरकार का है ना। पैसा रोकना, बजट का फंडिंग देना नहीं देना, ये तो सरकार का काम है। जो काम चल रहा है उसको रोक दिए। बताओ, इस तरह का पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही, पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, इस तरह का एटीट्यूड पहले देखने को नहीं मिला है जी। ये कोई नए एलिमेंट आए हैं जिनकी सोच ही इतनी खराब है कि ये चलते हुए काम को रोक दे रहे हैं। जी, ये शिकायत बहुत विधायकों का ऐसा है जो कांग्रेस के समय जो सैंक्शन हो चुका था, पास हो चुका था, उसको भी इस बार उसको रोक दिया जा रहा है। बहुत सारा काम, डीएमएफ का फंड नहीं देना है। जी, डीएमएफ का फंड, आज डीएमएफ का फंड किसके लिए है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड है वो किसके लिए है? जहाँ माइनिंग हो रहा है। माइनिंग कहाँ हो रहा है? घरघोड़ा में हो रहा है, तमनार में हो रहा है, खरसिया में हो रहा है, धर्मजयगढ़ में हो रहा है।
यहाँ पैसा नहीं दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? रायगढ़ शहर में जी। डीएमएफ का। अभी इस बात का, इस मुद्दा को कांग्रेस उठाए वो तो ठीक, भारतीय जनता पार्टी का इनका युवा मोर्चा का अध्यक्ष रवि भगत उठाया था, उसको हटा दिए। इस प्रश्न को उठाया था रवि भगत, आप उसके पोस्ट को जाकर देख लें, सेम। और बिना किसी समिति के बैठक के पास हो रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इस बात को आपके मीडिया के सामने बोलूँगा कि जो भी अनियमितता हो रही है उस सब की जांच कराएंगे जब हमारी सरकार आएगी तो। जी। क्योंकि समिति का अप्रूवल चाहिए। हाँ। आप सिर्फ घोषणा कर दे रहे हो, काम शुरू कर दे रहे हो, घोषणा कर दे रहे हो, काम शुरू कर दे रहे हो। समिति कहाँ है? समिति कब बैठक होगी, कब उसका अप्रूवल लोगे? कुछ नहीं है। जी। जहाँ जहाँ हम लोग इस सर्वे के लिए पहुँचे सर, जो बड़ी रोड है वो तो उनका कंडीशन तो ठीक है, लेकिन जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है जो गांव में बनी हुई है, कनेक्टिविटी जोड़ कर रखा है, उस पर काम करने, मरम्मत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस पर भी आपको विशेष नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जो समझा हूँ, आप जिस तरफ गए थे, ये पुटकापुरी हो गया, कौआ ताल हो गया, ये पूरा रोड उसी से प्रभावित है। और उसमें मेंटेनेंस भी इसलिए नहीं हो पा रहा मेंटेनेंस भी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो रोड काम चल रहा है। जी। जो रेलवे कॉरिडोर पास आउट हुआ था, तो उसके जो किसानों का जो ज़मीन उसमें आया था, कहीं ना कहीं अभी तक उनको भुगतान नहीं हो पाया, जिसको लेकर भी आप लगातार सवाल उठाते रहे, तो कहाँ तक आगे बढ़ पाएगा? नहीं, उसका तो देखिए कोर्ट में वो केस चल रहा है और कोर्ट में हम लोग जीते भी हैं और सरकार को उसका तो मुआवजा देना ही पड़ेगा। जी। सिंचाई की व्यवस्था को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम चल रहा है? क्योंकि जो आपका क्षेत्र है ज़्यादातर लोग किसानी के ऊपर निर्भर करते हैं, तो उनकी अपेक्षाएं और ज़्यादा है बांगो जो रिवर है उससे। देखिए, हंसदेव का जो बांध है और नहर है वो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे से यहाँ से गुजर रहा है और मांड इस साइड को, मांड का जो नहर है वो इस साइड को हमारा प्रभावित करता है। तो सिंचाई व्यवस्था अच्छी है और होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई चीज़ पर्याप्त तो होता नहीं है जी। और जितना आप अच्छा करते जाएंगे और अच्छा करने की इच्छा होती है। तो नहर की आवश्यकता और है, लेकिन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है नहर। किसान परेशान है खाद को लेकर सर, चूँकि अब सोसाइटी में तो खाद मिल नहीं रही है, बाहर से ले रहे हैं ओपन मार्केट से, तो 2-3 गुना मनमाने दाम में बेच रहे हैं। हाँ, 2-3 गुना में खरीद रहे हैं। और ये जो है करीब इसको मैं षड्यंत्र बोलूँगा सरकार का। इसलिए षड्यंत्र बोलूँगा कि षड्यंत्र पूर्वक इस चीज़ को खाद की कमी की गई है। पहले डीएपी की कमी की गई, डीएपी को तो जैसे तैसे किसान समझ लिया, अब यूरिया भी नहीं दे रहे हैं। अभी हम लोग घेराव किए थे एसडीएम ऑफिस का और उसके बाद यूरिया आया है सोसाइटियों में। मेरा ये कहना है कि किसानों को उत्पादन को कम करना है, क्योंकि पिछले बार नीलामी की है 1900 रुपये में, तो उससे जो घाटा हुआ है उससे बचने के लिए इस बार उत्पादन कम करना चाहते हैं। ये षड्यंत्र पूर्वक जानबूझ के नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे इतने बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन किसानों को लग रहा है कि राज्य सरकार काम कर रही है। जो बीच के बिचौलिए हैं, बिचौलिए की बात तब आएगी ना जब, अच्छा बिचौलियों को देने वाला कौन है? राज्य सरकार। फिर क्यों दे रहे हो भाई? मैं तो विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया, आप विधानसभा का वो जाके देख लीजिए कि भाई आप बिचौलियों को दे क्यों रहे हो? इसका तो मोनोपोली सरकार के पास होनी चाहिए। है, सरकार के पास है, सरकार डिसाइड करता है। 60% सोसाइटी को दिया, 40% बिचौलियों को दिया। क्यों दिया भाई? जब आप तो 60-40 तब करते हो जब पर्याप्त मात्रा में हो आपके पास जी। पर्याप्त मात्रा में हो तो आप 60-40 कर दो। लेकिन जब आपको पता है कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप बिचौलियों को क्यों दे रहे हो भाई? पहले इधर पूर्ति करो और यहाँ से बचने के बाद जो बचेगा वो बिचौलियों को दो। जी। हमारी टीम बरगढ़ खोला गई थी सर, तो वहाँ जो मिनी स्टेडियम बनाया गया है उससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं, खुश है। अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का एक माध्यम उसको बनाया, और जो बाकी हिस्से वहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इसके ऊपर भी आप मिनी स्टेडियम खम्हार में बना है, खम्हार में बना है और वो मेरे कार्यकाल में बना है। तो अगर लोग उसको अच्छे तरह उपयोग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, खुशी की बात है। अप्रिशिएट कर रहे हैं सर, क्योंकि इससे जो चूँकि आप खेल मंत्री भी रहे हैं और आपका
कहना था कि जो खेल को बढ़ावा तो दिया गया, लेकिन जिस प्रकार से उनको सम्मान देना चाहिए, फिर उनको आगे और लेवल तक पहुंचाना चाहिए, वो पहुंचाने का काम कांग्रेस सरकार के दौरान किया गया है। तो अब क्या कुछ नया आपके विधानसभा क्षेत्र में होने वाला खेल को लेकर? खेल को लेकर देखिए, मेरा तो ये मानना है कि खेल में हमारे जो टैलेंट है उनको हमको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक मेंटालिटी हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम इतना फोकस कर चुके हैं कि आप हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास छत्तीसगढ़ में मिलेगा। आपको हॉकी में टफ कोर्ट मिलेगा, आपको टेनिस का लॉन टेनिस के लिए मिलेगा, आपको बढ़िया स्टेडियम, आपको क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा। लेकिन हमारे टैलेंट में जितना नर्चर करने की ज़रूरत है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे आने से पहले खेल विभाग में सिर्फ 4 एकेडमीज थे जी, अब आज 36 एकेडमी है और 2 साल में कोई नया एकेडमी नहीं खुला है ना। पिछले बार जब हमारी चर्चा हुई थी सर इंटरव्यू में, तब आपने बताया था कि जब आप खेल मंत्री का पदभार ग्रहण किए थे उसके पहले 2-3 ही थे। हाँ, चार थे, उसमें से 2 काम कर रहे थे, 2 बंद पड़े। हाँ जी, तो काफ़ी विस्तार हुआ है। तो जो भी वर्तमान सरकार है तो उसने भी 2 साल में कुछ नहीं किया, नया कोई एकेडमी नहीं खोला। तो खेल को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, किसानों को प्रोत्साहन के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जब खाद नहीं मिलेगा, जो खिलाड़ी उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो कैसे? इसीलिए तो मैं इस सरकार के 2 साल कामकाज को बहुत बुरा बोल रहा हूँ, बहुत ख़राब है। क्योंकि ना एजुकेशन में, देखिए स्वामी आत्मानंद स्कूल एक ऐसी सीढ़ी थी जिसको हम बढ़ा के बहुत आगे बढ़ सकते थे, उसको ख़राब कर दिया आपने। ये एजुकेशन में आज छत्तीसगढ़ आखिरी नंबर में है जी पूरे हिंदुस्तान में। सर, जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उसका जो असर है तत्काल नहीं दिखता है, उसको जब 2-3 टर्म तक आगे लेके जाते हैं तब उसका बेनिफिट हमें मिलता है। बिल्कुल। तो कांग्रेस सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चालू की गई थी, जैसे खेत नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, और ये जैसे आप बोल रहे हैं, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का मैं यही कहूँगा कि हमने गौठान बनाया, ठीक है, आपको नहीं पसंद आया, आप उसको बंद किए, कोई बात नहीं, बंद कर दो, लेकिन विकल्प तो, उसका विकल्प क्या है? आप कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ठीक नहीं लग रहा है, बंद कर दो, कोई नहीं, आप सरकार में हो, बंद कर सकते हैं। लेकिन भाई विकल्प क्या दे रहे हो? उस चीज को बंद करने के पहले उस गायों का जो लोग सड़क पे रहते थे उसके लिए हमने एक बनाया गौठान, वो सक्सेस हुआ नहीं हुआ अलग विषय है। लेकिन भाई अगर उसको बंद कर रहे हो तो उसका विकल्प क्या है? फिर से सड़क पे आ जाएंगे गौ माता लोग, और वही हो रहा है। आप देखिए आज सड़क पे चूँकि जगह जगह पे है। हाँ, जो रिसोर्सेस और समय और पैसा जो इसमें लगा सर गौठान योजना में, तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतर करने के लिए लगाया गया है। अगर आपको लगता है, ये कोई पार्टी की बात हो सर, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, बिल्कुल करना चाहिए, तो उसको बंद करके देखिए कोई भी चीज़ शुरुआत पे ही परफेक्ट नहीं हो सकती। हाँ सर, ठीक है। जब नई चीज़ आप शुरू करते हैं तो उसमें धीरे 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 कई इटरेशन के बाद जाके वो परफेक्ट होता है। जैसे कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पहली बार में परफेक्ट थोड़ी रहता है। धीरे 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 फीडबैक मिलते मिलते उसको ठीक करते करते वो ठीक होता है। वैसे ही गौठान पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें आप सुधार करते, बढ़िया करने की कोशिश करते तो आज वो बेहतर स्वरूप में लेता, बंद करने के बजाय। स्वामी आत्मानंद में अगर आप कोई चीज़ कमी थी उसको दूर करते, उसको बढ़िया आगे बढ़ाए रहते तो और बेहतर स्थिति होता, लेकिन आप सीधा बंद करने की परिस्थिति में जा रहे हैं। जी ठीक। स्वामी आत्मानंद की बात करें सर, लगभग 2 साल होने को है, एक भी वैकेंसी निकली नहीं शिक्षक नहीं, बिल्कुल नहीं है। और जो शिक्षक की कमी को पूर्ति करने के लिए ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि सिर्फ कागज़ में दिखाने के लिए शिक्षकों की पूर्ति हो गई, युक्तियुक्तकरण का सहारा लिया। देखिए क्या किए हैं ये लोग, युक्तियुक्तकरण के साथ साथ इन्होंने सेटअप को चेंज कर दिया। 3:1 का रेशियो होता था मिडिल स्कूल में, 2:1 का रेशियो होता था प्राइमरी स्कूल में। उसको बदल के 2:1 कर दिया मिडिल स्कूल में और 1:1 कर दिया प्राइमरी स्कूल में। अब इससे क्या हो गया, आपके मिडिल स्कूल हाई स्कूल में टीचर की संख्या कम हो गई। आप रमन सिंह के समय में 30 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने नियम बनाया था। उसको बदल के 60 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर बना दिया। अब ये सब करने के कारण
युक्तिकरण के साथ साथ ये जो 3-4 नियम बनाए इन्होंने, इसके कारण से लगभग 40,000 शिक्षकों की जो स्वीकृत पद थे वो समाप्त हो गए। तो अब जब 40,000 54,000 भरना है, 40,000 यहाँ समाप्त हो गए, कुछ अतिशेष है, अगर उनको भेजोगे तो 3-4 हज़ार और भर्ती करोगे, पूर्ति हो जाएगी। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ना चाह रहे हैं, फिर उसका जो पढ़ाई की है, फिर ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे? यही तो सरकार की पॉलिसी गड़बड़ है ना। सरकार ने नियम को बदल दिया। 30 बच्चों के पीछे एक स्टूडेंट की जगह 60 बच्चों के पीछे एक स्टूडेंट कर दिया। तो जहां 2 टीचर लगने थे वहां अब एक टीचर की आवश्यकता है जी। जहां मिडिल स्कूल में 3:1 था वो 2:1 हो गया, एक हेडमास्टर 2 टीचर। अब ये कर दिया उन्होंने, तो एक टीचर यहाँ कम हो गया। इस सारे चीज़ों का जो कोलैबोरेशन करोगे तो 40,000 पद समाप्त हो गए। तो 54,000 ये लोग जो बोलते थे 54,000 भर्ती करेंगे, उसमें से 40,000 तो समाप्त कर दिया। और जो अतिशेष हैं अगर उनको सेट करोगे तो 3-4-5 हज़ार में आपका पूरा सेटअप क्लियर रहेगा जी। आप भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार मैक्सिमम 5,000 भर्ती कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। आप जब उच्च शिक्षा मंत्री थे सर, तब आपने डाटा शेयर किया था हमारे साथ, तब कहा था कि लगभग 76 नए कॉलेजेस आपने खोले हैं और 1 लाख से ज़्यादा न्यू एडमिशन आपने बढ़ाए हैं। तो जब हम देखते हैं कि शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात करें, लेकिन नए कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती हो नहीं, फिर कैसे हो पाएगा? अगर तुलना करते हैं कि कांग्रेस के समय कुछ हुआ ही नहीं बोलते नहीं, वो तो देखिए उनका तो एक सिंपल सा फंडा है कि कांग्रेस के समय कुछ नहीं हुआ, आंख बंद कर दो, ठीक है। कांग्रेस ने 76 नए कॉलेज खोले थे, 2 लाख स्टूडेंट की भर्ती होती थी, हम उसको बढ़ा के 3 लाख स्टूडेंट किए, ठीक है। हमारे टाइम में GRE बढ़ा, हमारे टाइम में नैक एग्रीगेशन बढ़ गया। कहाँ 20 कॉलेज थे, कहाँ 210 कॉलेज हो गए। माने संख्या देख रहे हो आप, जंप। GRE हमारा 18% था, वो 22% पे हम ले गए, ठीक है। तो ये सब हमारी उपलब्धियां हैं। इसको अगर कोई शुतुरमुर्ग की तरफ बंद कर देगा तो उसको क्या कर सकते हैं? आँख बंद कर देगा। तो रास्ते में हम आ रहे थे सर, तो एक जगह खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में रुके थे, तो एक तरफ फैमिली वाले खाना खा रहे थे, दूसरी ओर जो पर्सन है वो शराब का बोतल लिए थे और पी रहे थे। तो एक समय में बहुत विरोध किए हैं बीजेपी कि शराब बंदी होना चाहिए, शराब बंदी होना चाहिए, और अभी समय ये है कि धान का कटोरा शराब की प्याली के रूप में बदलता जा रहा है। आपको मैं मज़ेदार बात बता रहा हूँ। पहली बार किसी सरकार में इस तरह से हो रहा है कि पुलिस वाले जाके पूछते हैं शराब बनाने वाले को कि तुम कांग्रेसी हो कि भाजपाई हो, तभी तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये पहली बार हुआ कि कोई शराब बनाने वाला कांग्रेसी या भाजपाई हो सकता है। कार्रवाई करने के लिए भी उनको पता नहीं किससे अब वो ये कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मान लो अपने आप को कांग्रेसी बोलता है तो कार्रवाई होगी, और भाजपा ही बोल देगा तो नहीं होगी। या इनके जो नेता लोग होंगे गांव में वो जानकारी देते होंगे। 60 से ज़्यादा नए शराब दुकान खुले हैं, तो इसको किस प्रकार से आप? स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब दुकान खुल रहे हैं। ये बात ये है यार, 2 साल के अंदर में ये छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाए। ऐसा आपको लगता है सर? चूँकि इसी कार्यक्रम में जब हम चर्चा की थे ओपी चौधरी जी के साथ में, जो वर्तमान वित्त मंत्री, तो कहना कि जो 5 साल में छत्तीसगढ़ का जो GDP को हम डबल कर देंगे और 2047 तक डेवलप्ड छत्तीसगढ़ बना देंगे। अच्छा, ये मेरे को बताइए कि GDP को डबल करेंगे अगर मान लीजिए, तो 5 से 6 साल में तो 12% से ऐसे ही होता है। कौन सा वो उपलब्धि है? आप पिछले 5 साल को उठा के देख लो, भूपेश बघेल के में डबल हुआ है कि नहीं? रमन सिंह जहां छोड़ा था वहां से आप 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट से आप कैलकुलेट करो, 5 से 6 साल में डबल होना ही है जी। लोग जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए ठीक है ना, लेकिन आप 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट से ये करो तो 5 से 6 साल में तो डबल होना ही है जी। अब 12% का नॉमिनल GDP ग्रोथ कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, वो तो हिंदुस्तान का भी है, अलग स्टेट तो कई ज़्यादा है। ओपी चौधरी जी कलेक्टर रहे हैं, तो
इस बार जब उनको मंत्रिमंडल में जगह मिला है तो जो युवा वर्ग है वो काफ़ी उत्साहित थे, खुश थे कि अब हमारा दिन बनने वाला है, संवरने वाला है हम लोग का भविष्य। लेकिन जब 20 महीना हो गया, कुछ नई वैकेंसी आ नहीं रही, क्या कुछ ठोस नहीं देखिए, प्लान? ये लोग ना विपक्ष में थे तो कुछ भी बोल दिए हैं। जो चीज़ नहीं हो सकता उसको भी हाँ हम कर देंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जब आएंगे सरकार में तो दूध की नदियां बहा देंगे, शहद से नहलाएंगे, इस तरह की बातें कहेंगे। और उससे हमको नुकसान हुआ, डेफिनेटली नुकसान हुआ। हमारी सरकार अच्छा काम करने के बाद भी हमारी सरकार नहीं आई, लेकिन अब वो चीज़ इनको झेलना पड़ेगा क्योंकि बोल तो गए हैं। आने वाले 2026 में जो नक्सलवाद की जो समस्या है छत्तीसगढ़ में, उसको हम नक्सल मुक्त कर देंगे बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक मेरा विचार और है सर, जो आपको खामियाजा भुगतना पड़ा है एज अ इंडिविजुअल पर्सन, और जो कांग्रेस पार्टी को भुगतनी पड़ी है 2013 में, तो क्या कहीं ना कहीं उनको यह मिलने वाला है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, नक्सली ख़त्म हो जाए छत्तीसगढ़ में, इसका मैं पक्षधर हूँ। नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ में कोई जगह नहीं है नक्सलिज्म का। इसका एक इतिहास रहा है। ये ख़त्म हो जाए, ये मैं भी चाहता हूँ। और अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर नक्सलिज्म को पूरी तरीके से समाप्त कर दे तो मैं भी खुश होऊंगा उससे। लेकिन फिर वहीं पे पता चलता है कि एक रसोइया को नक्सली के नाम से मार दिया गया, निर्दोष आदमी को। तो इस तरह की घटना जो होती है ना, वो दुखदाई है जी। तो लगभग एक साल पहले विजय शर्मा जी ने कहा था कि अब जो एनआईए की जांच है जो झीरम घाटी हत्याकांड का, वो लगभग पूरा होने को, उसके बाद उसको हम रिपोर्ट पब्लिश कर देंगे। तो एक साल पूरा होने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन विजय शर्मा जी गलत बोल रहे हैं। एनआईए की जांच पूरी हो चुकी है। एनआईए ने अपना सबमिट कर दिया है। यही तो हमारा, देखिए इस बारे में मैं अब कितनी बार समझाऊं, मैं अब बोलने की इच्छा नहीं होती। एनआईए ने अपना जांच सबमिट कर दिया है 2017 में ही, 17-18 की बात है, और वो कोर्ट में पुटअप कर चुके हैं। इसलिए हम लोग एसआईटी उस जांच से संतुष्ट ना होकर एसआईटी की गठन किए थे। एसआईटी की गठन जब किए, उसने जांच शुरू किया, तो एनआईए ने कोर्ट में इस पे आपत्ति डाली कि लोग पुलिस जांच नहीं कर सकती, कि हमारे जांच के बाद पुलिस उसमें जांच नहीं कर सकती। कोर्ट ने उससे स्टे दिया। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी हमको मना किया। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट गए तब हमें राहत मिली। लेकिन राहत कब मिली? जब सरकार जा चुकी। ये है टोटल स्थिति जी। तो इसलिए उसमें जांच आगे बढ़ा नहीं। और जो विजय शर्मा जी का कहना है वो ठीक है, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन एनआईए ने तो सबमिट कर दिया है, वो कोर्ट में जा चुका है। अपराध का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है सर। आज दिन देखते हैं कि चाकूबाजी, हत्या, बलात्कार, सब घटनाएं हो रही है। तो गृह मंत्री के ऊपर आज से कुछ समय पहले आपने कहा था कि वो भी नए हैं, उनके पास अनुभव की कमी है, और बीजेपी लगातार ये बोल रही है कि सही हाथों में है कमान है छत्तीसगढ़ की। तो क्या लग रहा है कि सही दिशा में काम नहीं कर पा रही पुलिस फोर्स को? क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं सब अनुभवहीन हैं। अनुभव नहीं है उनको, इसलिए इतनी अव्यवस्था ज़्यादा फैल रही है। अगर थोड़े अनुभवी लोग रहते या मिक्सचर रहता अनुभव और नए लोगों का, तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अनुभवहीनता इनके कार्यकाल में दिख रहा है जी, और वो समझ में आ रहा है कि अनुभव नहीं है। कुछ समय पहले पार्टी के ही नेता कांग्रेस के ऊपर बोलते थे कि अंदरूनी कलह चल रही है कांग्रेस के भीतर। अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर भी जो सीनियर लीडर है उन लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं, अपनी बात। हाँ, मतलब इनके सीनियर लीडरों के साथ तो बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ। ना मंत्री बनाया गया, ना रखा गया, और चाहे अमर अग्रवाल हो, चाहे बृजमोहन को तो भेज ही दिया गया दिल्ली, और बाकी लोग हों, इनको तो राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहले, बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जो देख रहे थे और उनका कुछ हुआ नहीं। एक दो सवाल सर और, महेश साहू जी जो आपके अपोजिट में थे चुनाव के दौरान, उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस खर्चे से साफ हो रही है। इस बार खर्चे से कांग्रेस साफ हो रही है। इस बार तो मैं जीते रहेगा, लेकिन इस बार मेरी जीत पक्की है। तो क्या वाकई में लग रहा है कि इस बार कांग्रेस का जो एक गढ़ है कमज़ोर पड़ रही है?
नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दावा करने का अधिकार है, वो तो देखिए चुनाव में पता चलेगा, जब चुनाव आएगा, चुनाव के दरमियान क्या स्थिति बनती है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ कांग्रेस को लोग जिताएंगे। जी, लगभग सर हम 40 से 45 ऐसे विधानसभा सीट में जा चुके हैं और वहाँ ज़्यादातर जो कांग्रेस के जो विधायक उनका शिकायत ही रहती है कि हम काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन हमें उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट का। इसके लिए हम रोड पर जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? चूँकि आप एक सीनियर हैं और आपके पास अनुभव ज़्यादा है, तो इस स्थिति में चूँकि काम तो आपको करना पड़ेगा सर, आप रिप्रेजेंटेटिव है क्षेत्र के, कैसे काम चलेगा ऐसे में? क्या वाकई में पक्षपात होता है? नहीं, देखिए, पक्षपात होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ जैसे उदाहरण के लिए, इससे पहले जब भी डीएमएफ की बैठक होती थी और डीएमएफ में सारे विधानसभा को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलता था। ऐसा नहीं है कि रायगढ़ में काम नहीं होता था, रायगढ़ में भी काम होता था, लेकिन धर्मजयगढ़ में भी, खरसिया में भी, लैलूंगा में भी काम होता था। अभी मतलब पिछले मेरे ख्याल से 6-1 महीने में लगभग 40-50 करोड़ का काम हुआ है सिर्फ रायगढ़ में, जो बाकी जगह से पहुंच जाता है। यस, नहीं, बाकी जगह हुआ ही नहीं है, जीरो, बाकी जगह जीरो है अभी फिलहाल। एक आध जगह कहीं किए होंगे तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन बाकी जगह जीरो है। धर्मजयगढ़, लैलूंगा में तो मतलब मेरा ये कहना है कि जहाँ माइनिंग हो रहा है वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? केंद्र सरकार का नियम है कि जिस जगह माइनिंग हो रहा है वहाँ डीएमएफ का फंड उपयोग होना चाहिए, उसी के लिए बनाया गया इस फंड को। यस, तो उसका तो खुला उल्लंघन हो रहा है जी। चूँकि हमारा क्षेत्र माइनिंग से प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ डीएमएफ की राशि अच्छी खासी है, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो रहा है। जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में स्टील प्लांट से उद्योग है सर, लेकिन जो अभी कुछ समय पहले जो छटनी हुई थी तो बहुत सारे जो ऐसे युवा जो वहाँ काम करते थे वो बेरोजगार हो गए हैं, तो इसके लिए क्या कुछ समाधान? देखिए, अभी तो हम लोगों ने 50 से 60 लोगों को यहाँ मोनेट में नया नौकरी दिलवाया है। इसी तरह से जिंदल में भी नई नौकरी करवाई है, अब भी ये करीब 3-4 महीने के अंदर में ही। जी, तो नए लोग जो श्रीघनपुर के हैं, नहरपाली के हैं, इनकी नौकरियां लगी हैं। आने वाले जो 3 साल आपके पास है उसमें कौन से क्षेत्र में आप विशेष ध्यान देना चाहेंगे? स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर रोड कनेक्टिविटी? देखिए, रोड बने ये तो हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन बजट में अब कितना मिलता है इसके ऊपर है, क्योंकि सारे ये तो जा रहे हैं, रोड जहाँ जहाँ ख़राब है वो जा रहे हैं, क्योंकि अब हो गया है हैवी ट्रैफिक, है ना। हैवी ट्रैफिक होने के कारण अब मेंटेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, तो मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। अगर वो फंड भी नहीं आया तो रोड ख़राब होंगे और कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार होगी उसके लिए। जी, आपका बहुत धन्यवाद था, समय निकाले। कुछ संदेश खासकर अपने क्षेत्र की जनता को? नहीं, सब लोग भगवान से ही प्रार्थना है कि सबको खुशहाल रखें। जी, आपका बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।